हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू दृष्टि एजुकेशन। मैं ज़रीन आफरीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी फ़िलहाल आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ और हिस्ट्री में हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसमें मैं आप लोगों को यूरोपियंस के बारे में बता चुकी हूँ, जिसमें से कि पुर्तगीज़ हमने पढ़ ली है। ठीक है, आज हम डच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, आज हम डच के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके गाइस, भारत में डचों का आगमन और कुछ इस बार मेरी वीडियो ज़्यादा लेट होगी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी इसलिए, बट कल से रेगुलर क्लास होगी। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, ओके, और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं गाइस, जो हमने पढ़ा था पुर्तगीज़ के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया था वायसराय के बारे में। ओके गाइस, 3 वायसराय के बारे में हमने पढ़ा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम एक बार और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एक मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था। ये 1505 से 1509 ईस्वी में आया था। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ओके गाइस, इसने जो थी इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी और 1509 से 15 ईस्वी तक। नेक्स्ट हमने पढ़ा था 1509 से 15 ईस्वी तक जो था वो अल्बी क्यूरी। कौन था गाइस? अल्बी क्यूरी वाइसराय आया था। और उसके बाद जो था, उसके बाद 1529 के 1529 से 38 ईस्वी में जो था वो नीनो डी कोना। कौन वाइसराय बना था गाइस? नीनो डी कोना। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और एक बार मैप में आप लोगों को मैं साइट्स के बारे में बता देती हूँ। देखिए गाइस, एक तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो गोवा थी। ठीक है, जिस पे पुर्तगालियों ने अधिकार किया था। कब किया था? 1510 ईस्वी में। ये मैं आप लोगों को बताई हूँ। और ये किसने किया था? ये किया था अल्फांसो डी अल्बुक्यूरी ने। ठीक है, इसलिए इसी कारण इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। किसका? डच कंपनी का। ठीक है, और एक हमने पढ़ा था दीव, और दीव पर जो अधिकार किया था वो 1535 ईस्वी में किया था। ओके गाइस, एक मैंने आप लोगों को बताया था एक दमन भी है। ओके, एक मैंने आप लोगों को बताया था एक बसीन। ठीक है, बसीन पर जो अधिकार किया था वो 1500 सॉरी दीव पर, हाँ ठीक है, 1534 ईस्वी में किया था। ओके गाइस, तो इस चीज़ को याद रखना। और बाकी साइट मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, देखिए, अगर हम डचों का आगमन, अगर हम पुर्तगीज़ के बाद जो सेकेंड यूरोपियों का जो अगर बात करते हैं, तो सेकेंड जो था वो डच आए थे। ओके, देखिए, पुर्तगालियों के पश्चात ये डच है गाइस। ओके, जो डचों का आगमन हुआ था, जो कहाँ के थे? वो हॉलैंड, वर्तमान नीदरलैंड के निवासी थे। ओके, देखिए, सबसे जो डच नागरिक, जो प्रथम डच नागरिक कौन था गाइस? इसको याद रखना, 1596 ईस्वी में कार्नेलिस डी हॉटमैन। ये कहाँ से आया था गाइस? ये कैप ऑफ गुड होप से आया था। मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ ये कहाँ से आया था। ये कैप ऑफ गुड होप से आया था। देखिए आगे क्या हुआ कि 1602 ईस्वी में डच कंपनी वेरिंग ओस्ट इंडिया कंपनी VOC की स्थापना हुई। ठीक है, जिससे डच संसद ने एक चार्टर जारी करके कंपनी को युद्ध करने, संधि करने, इलाके जीतने, किले बनाने का अधिकार दे दिया था। ओके, इस चीज़ को याद रखना। देखिए 1602 ईस्वी में क्या हुआ कि एक डच कंपनी की स्थापना की गई, जिसे किस चीज़ की इजाज़त मिल गई? तो उसे युद्ध करने की इजाज़त मिल गई, किले बनाने की इजाज़त मिल गई, इलाके जीतने की इजाज़त मिल गई। ओके, बाद में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर क्या बना? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। तो अगर पूछा जाए, देखिए ये जो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड जो थी, ये इससे पहले इस कंपनी का नाम क्या था? तो वेरिंग ओस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है गाइस, और इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में की गई थी। देखिए, जो डच थे वो प्रारंभ में इंडोनेशिया तक केंद्रित थे। ओके, तथा मसालों के व्यापार में संलग्न थे। देखिए,
अगर जब डचों का भारत में आगमन नहीं हुआ था तो वो कहाँ तक केंद्रित थे, वो इंडोनेशिया तक ही वो मतलब व्यापार करते थे। किस चीज़ का व्यापार करते थे, वो मसालों का व्यापार करते थे। ओके गाइस, जब भारत के साथ इनका संपर्क हुआ तब उन्होंने व्यापार में किस चीज़ को शामिल किया, तो सूती वस्त्र को शामिल किया, जिनका इन्हें अत्यधिक लाभ मिला। ठीक है, देखिए ऐसे भी देखिए कि सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है भारत से वो सूती वस्त्र का ही होता है गाइस। ठीक है, और जो सूती वस्त्र का इन्होंने व्यापार किया था उनका मतलब इससे इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला था। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। देखिए इंडोनेशिया, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार मैप में, आप लोग देख लो। देखिए इंडोनेशिया, ये वर्ल्ड मैप है और ये रहा आपका इंडोनेशिया। ओके, जो स्टार्टिंग में डच कंपनी जो थी वो इंडोनेशिया तक ही सीमित थी गाइस। ठीक है, लेकिन जब इन्हें पता चला भारत के बारे में कि इंडोनेशिया, और यहाँ पे ये सिर्फ मसालों का व्यापार करती थी, लेकिन जब इन्हें पता चला इंडिया के बारे में तो ये यहाँ से सूती वस्त्र का व्यापार करने लगे। ओके, जिससे इन्हें मतलब काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला। ओके गाइस, तो हम आगे देखते हैं। देखिए डचों द्वारा भारत से किस चीज़ का व्यापार निर्यात किया जाता था, मीन्स एक्सपोर्ट किया जाता था, तो एक नील, शोरा और सूती वस्त्र। ठीक है, सूती वस्त्र अभी हमने पढ़ा, एक नील और एक शोरा। इस चीज़ को याद रखना गाइस कि जो नील का जो व्यापार था वो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, तो डचों ने स्टार्ट किया। इस चीज़ को याद रखना। और भारत से वस्तु को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है, उससे ये जो है वो डचों को जाता है श्रेय। ठीक है, सबसे पहले डचों ने ही भारत से निर्यात की वस्तु मतलब कि निर्यात के लिए वस्तु को भेजा था। ओके, आगे देखिए, डचों की व्यापारी व्यवस्था का उल्लेख किसे मिलता है, 1722 ईस्वी के दस्तावेज में मिलता है। और ये किस पे आधारित था, ये कार्टेज पद्धति पर आधारित था। कार्टेज पद्धति मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि पुर्तगीज जो थे, ठीक है, जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो ब्लू वाटर पॉलिसी हमने पढ़ी थी उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था एक कार्टेज पद्धति। इसके अंतर्गत क्या था कि जो इंडियन सी थी, सॉरी, उसमें पुर्तगीज़ का अधिकार था। ठीक है, वहाँ पे मतलब जो भी व्यापार करने के लिए आते थे उन्हें पासेज लेने होते थे। ठीक है गाइस, इस चीज़ को मैं आप लोगों को पिछले क्लासेस में बता चुकी हूँ, आप देख सकते हो। आगे देखिए कि डच कंपनी का नियंत्रण सीधे डच सरकार के हाथ में था। इस चीज़ को याद रखना, ये प्राइवेट नहीं था, इसका जो नियंत्रण था, जो कंट्रोल था, वो डच सरकार के हाथ में था। मैंने अभी हमने पहले पढ़ा। ठीक है, परिणामतः कंपनी अपनी इच्छा अनुसार विस्तार नहीं कर सकती थी, जैसा कि ब्रिटिश के साथ था। ठीक है, जब मैं आप लोगों को ब्रिटिश का पढ़ाऊंगी तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो खुद पे डिपेंड थी, लेकिन ये डच के साथ ऐसा नहीं था। ये किस पे नियंत्रण था, नियंत्रण इसका किस पे था, तो डच सरकार के हाथों में थी। ठीक है, और यही कारण था कि डच कंपनी पतन की ओर बढ़ी। ठीक है, इसका सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था वो ये था। इसके अलावा अपने प्रतिद्वंदी अंग्रेज़ों की तुलना में डचों की जो नौसैनिक शक्ति क्या थी, कमज़ोर थी। ठीक है, देखिए ऐसे तो आप लोग जान सकते हो जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिश थे, वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे। ठीक है, उसके सामने तो ना डच टिक सके ना पुर्तगीज टिक सके, और थोड़े बहुत जो मतलब शक्तिशाली थे वो फ्रांस थे, लेकिन फ्रांस भी लास्ट में फ्रांस की भी हार हो चुकी थी। ठीक है, तो क्या थी, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो नौसैनिक शक्ति थी वो अंग्रेज़ों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर थी, और दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण कालांतर में वे भारत में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के साथ निर्णायक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। देखिए, क्योंकि डच कंपनी जो थी वो अंग्रेज़, ब्रिटिश और फ्रांस से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। सबसे बड़ा इसका जो था, देखिए नौसैनिक जो शक्ति थी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है गाइस। ठीक है, जब ये ही कमज़ोर है तो ये तो आगे बढ़ ही नहीं सकती है। ठीक है, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ, 1759 ईस्वी में अंग्रेज़ों एवं डचों के मध्य बेदरा का युद्ध। इस चीज़ को याद रखना गाइस। ठीक है, किसके बीच हुआ था, अंग्रेज़ों एवं डचों के बीच बेदरा का युद्ध। देखिए मैं आप लोग यहाँ पे लिख देती हूँ, बेदरा का युद्ध। ठीक है, ये हुआ था 1759 में। किस किस के बीच, डच और
अंग्रेज़ के बीच। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइस, जिसमें डचों की हार हो जाती है और अंग्रेज़ जो है वो जीत जाते हैं। उसके बाद फिर डच जो थे वो भारत से हमेशा के लिए चले जाते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ओके, आगे देखिए, डचों की पहली फैक्ट्री जो थी वो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस। ओके, इनकी पहली फैक्ट्री मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी, जो पुर्तगीज़ डच, मैं आप लोगों को एक चार्ट में बता दूंगी ताकि आप लोगों को याद करने में काफ़ी आसानी होगी आगे की क्लासेस में, कि जो क्या बोलते हैं, पहली फैक्ट्री, एक जो पहली फैक्ट्री हो गई और उनके अलग अलग साइट्स, इन सबको हम बाद में डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है, एक चार्ट में, ताकि आप लोगों को याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो। तो अभी देखिए, इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई, जहां से वे अपने सिक्के भी ढालते थे, परंतु आगे चलकर नागपट्टनम को मुख्यालय बना दिया गया। इस चीज़ को याद रखना। अभी मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊंगी। डचों ने 1619 ईस्वी में जकार्ता को जीतकर वियतनाम नगर की स्थापना की। ये वियतनाम है गाइस, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, वियतनाम नगर की स्थापना की। तो ये चीज़ भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। वियतनाम की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1619 ईस्वी में डचों ने की थी। किसे जीत करके? जकार्ता को जीत के। 1641 ईस्वी में इन्होंने मलक्का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये स्लाइड जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोग एक बार देख लो, ध्यान से सुन लो। 1641 ईस्वी में मलक्का को जीता और 1658 या 59 ईस्वी में जीता, ठीक है। पुर्तगालियों से श्रीलंका को कब जीता था? 1658 या 59 ईस्वी में पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया। तो इस चीज़ को याद रखना। देखिए, सबसे पहले तो एक हमने पढ़ा, एक मलक्का को कब जीता था? तो 1641 में, और श्रीलंका को कब जीता था? 1658 या 59 ईस्वी में, ठीक है। ये सारी डेट्स पूछे जाते हैं गाइस। ओके, या तो डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि श्रीलंका को किसने जीता था? तो डचों ने जीता था। अगर डेट पूछ लिया जाए तो डेट आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। देखिए, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से देखिए। व्यापारिक स्वार्थों से प्रेरित होकर डचों ने भारत में, देखिए, कोरोमंडल तट, समुद्र तट पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। कहाँ कहाँ पे? एक बंगाल, एक बिहार और एक उड़ीसा में, ठीक है। भारत में उनकी महत्वपूर्ण फैक्ट्रियाँ क्या क्या थी? देखिए, सबसे पहला तो एक पुलिकट, सूरत, कारिकल, चिंसुरा, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन, ठीक है। इन सारे नामों को आप लोग याद रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है भाई, ठीक है, कि ये सारी ये जो साइट्स है ये किसकी है। आप लोगों को ऑप्शन देगा डच, पुर्तगीज, फ्रांस या इंग्लिश। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डच होगा। डचों की अधिकांश व्यापारिक फैक्ट्रियां पूर्वी तट पर थी, क्योंकि यह इंडोनेशिया से भी जुड़े थे, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को मैप में दिखाया था गाइस, देखिए एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। क्या बोल रहा है कि ये इसकी जो अधिकांश जो फैक्ट्रियां थी वो पूर्वी तट में थी, मीन्स इस साइड में थी। क्यों? क्योंकि ये इंडोनेशिया से जुड़े थे, इसीलिए, ठीक है। तो ये तो इसी साइड में, पूर्वी साइड में होगी ही। ओके, आगे देखिए। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना अच्छे से, ठीक है। एक बार हम साइट्स देख लेते हैं गाइस इनके, ये जो साइट्स है, देखिए ये हो गया, ये डच साइट्स है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? एक तो कोचीन पढ़ा गाइस। तो देखिए, कोचीन एक यहाँ पे है, आप देख सकते हो, थोड़ी साफ नहीं तो आप जूम करके देख सकते हो गाइस। एक पुलिकट पढ़ा हमने, एक पुलिकट, देखिए यहाँ पे रहा पुलिकट। एक देखिए, एक मसूलीपट्टनम, मैंने आप लोगों को बताया कि 1605 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? तो मसूलीपट्टनम में बनाई थी। ये रहा मसूलीपट्टनम। एक नागपट्टनम भी यही है गाइस, ठीक है। देखिए, एक ये रहा हुगली और एक इसके नीचे रहा चिंसुरा, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लेना ये साइट्स, ये डचों की साइट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं गाइस, ठीक है, डचों का। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि 1602 ईस्वी में 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, ठीक है। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, ठीक है। एक हमने पढ़ा 1605 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई,
ठीक है। 1605 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई गाइस। कहाँ पे? तो मसूलीपट्टनम में। इस चीज़ को याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री बनाई। और एक चीज़ याद रखना कि जो डच थे उनके भारत आने का जो मुख्य उद्देश्य था वो पुर्तगालियों को भारत से निकालना, लेकिन इसमें ये कामयाब नहीं हो सके थे। ओके गाइस। हालांकि बाद में डच और पुर्तगाली दोनों ही भारत से चले जाते हैं, लेकिन जो पुर्तगीज़ थे सबसे एंड तक भारत में रहते हैं। इस चीज़ को याद रखना। और मैं एक बार इन साइट्स का डेट बता देती हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस क्वेश्चंस भी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो है वो डचों का जो पहला उपनिवेश था, डचों का जो पहला उपनिवेश था वो क्या था? वो था पुलिकट। क्या था? पुलिकट। पुलिकट के जो पुलिकट पर जो इन्होंने अधिकार किया था वो कब किया था? 1610 में। ठीक है। इसके अलावे मैं आप लोगों को बताई हूँ 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम पे अधिकार कब किया था? 1605 ईस्वी में। इस चीज़ को याद रखना, मसूलीपट्टनम, जिसे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। ओके, ये कब किया था? 1605 में। और एक पुलिकट में आप लोगों को बता दी 1610। और एक सूरत, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइस। सूरत पे अधिकार कब किया था? तो 1616 में। ठीक है। एक करिकाल पे 1645, 1645। एक चिंसुरा। इन देखिएगा, इनमें आप लोगों को डेट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डेट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए, एक चिंसुरा को 1653 ईस्वी में अधिकार किया था। इसके बाद एक कासिम बाजार भी मैंने आप लोगों को बताया। ओके, कासिम बाजार पर जो अधिकार किया था वो 1698 ईस्वी में किया था। ओके, एक कोचिन रह गया है, कोचिन का भी बता देती हूँ। कोचिन पे अधिकार किया था कब? 1663 ईस्वी में। तो ये जो डेट्स है गाइस, इसे आप लोग याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी नोट्स बुक में लिख लेना। देखिए, डचों का जो इम्पोर्टेंट था मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो ब्रिटिश पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हम ब्रिटिश का पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बताई थी कि सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगीज़ आए थे, पुर्तगीज़ के बाद फिर डच के बाद फिर इंग्लिश। मैं आप लोगों को एक तरीका भी बताई थी याद करने का, PDF। ठीक है, PDF। तो इससे याद रख सकते हो, पुर्तगीज़, डच, इंग्लिश एंड फ्रांस, लाइन से। ओके, तो हम एक बार ब्रिटिश का एक बार देख लेते हैं क्या है। देखिए, डचों के बाद जो भारत में आगमन हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ। तो ये ब्रिटिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस। ओके, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसे हम आराम से करेंगे। आज थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ स्टार्ट में। देखिए, इस चीज़ को याद रखना, सबसे पहले व्यापार करने का जो था वो कब बना। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से विख्यात कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के उद्देश्य से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की। ओके, और स्थापना की। कालांतर में इसी कंपनी का नाम संक्षिप्त करके छोटा करके क्या रख दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो काफ़ी फेमस है गाइस, हमने बहुत बार पढ़ा है। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले जो मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से कुछ व्यापारी थे, उन्होंने ही पूर्व से व्यापार करने के उद्देश्य से कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, उसका नाम देख लेना। और उसी कंपनी का नाम छोटा करके क्या रख दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। ओके, देखिए अब ये सिचुएशन कैसे आती है कि जो लंदन की जो महारानी थी, कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम, तो उससे तो आज्ञा लेनी है। ओके, उससे आज्ञा लेंगे, वो जब ऑर्डर करेगी तो ही ना पूर्व से व्यापार करने का अधिकार मिलेगा सरकार की ओर से। ठीक है, तो ये सिचुएशन कैसे बनी? तो ये देखिए 21 दिसंबर
1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी किया। ओके, और जारी करके इस कंपनी को सबसे शुरू में 15 वर्ष के लिए गाइस 15 ईयर्स के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एक अधिकार पत्र दे दिया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि कब 1600 ईस्वी में। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना कब हुई थी, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में हुई थी। और सबसे शुरू में जो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी वो कितने वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, तो 15 वर्षों के लिए, इस चीज़ को याद रखना। किंतु आगे चलकर कब 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम, कौन थे, जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन मीन्स हमेशा के लिए, उसका कोई भी डेट फिक्स नहीं किया गया, व्यापार अधिकार प्रदान कर दिया। ठीक है, देखिए इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं गाइस कि एक तो 15 वर्ष के लिए किसने, ठीक है 15 वर्ष के लिए किसने व्यापार करने का अधिकार दिया था, तो वो कौन थी, वो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी। लेकिन इसी को आगे चल के अनिश्चित काल के लिए किसने अधिकार प्रदान कर दिया, तो वो जेम्स प्रथम ने। इस चीज़ को याद रखना गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और आगे क्या हुआ कि 1608 ईस्वी में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। कब, 1608 ईस्वी में। और इसी उद्देश्य से जो ब्रिटिश सम्राट थे कौन, जेम्स प्रथम, उन्होंने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा था। देखिए इस चीज़ को याद रखना कि जब पहला अंग्रेज जो था, सबसे पहला अंग्रेज कौन था जो भारत आया, तो वो कैप्टन हॉकिंस था। और किसके दरबार में आया था गाइस, तो वो जहांगीर के दरबार में आया था। इस चीज़ को याद रखना। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एक शाही फरमान के द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल गई। इससे पहले भी काफ़ी विरोध हुआ था। ठीक है, देखिए क्योंकि जहांगीर के दरबार में उस समय बहुत सारे पुर्तगीज़ रहा करते थे। तो जब कैप्टन हॉकिंस वहाँ पे पहुँचे, ओके, जब कैप्टन हॉकिंस वहाँ पहुँचते हैं जहांगीर के दरबार में, मतलब फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मांगी जाती है, तो शुरू में पुर्तगीज़ जो थे वो जहांगीर को कुछ मतलब उल्टा पुल्टा बोल देते हैं और जहांगीर फर्स्ट में मना कर देते हैं। लेकिन उसके बाद दोबारा में थॉमस रो आते हैं। ठीक है, आगे की स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। थॉमस रो जो आते हैं वो जहांगीर से फिर से फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मांगते हैं। उसके बाद थॉमस रो को जहांगीर जो है वो फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे देते हैं। इस चीज़ को हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, इसलिए इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज के लिए इतना ही है गाइस। ठीक है, तो आज जितना है उसे आप लोग आज अच्छे से कर लेना। ठीक है, और आप लोगों को थोड़ी भी कुछ भी मतलब प्रॉब्लम लगी हो या तो कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, और आप लोगों को मेरे प्रीवियस क्लासेस देखनी हो पुर्तगीज़ एंड यूरोपियंस के बारे में, जो मैंने आप लोगों को पिछले 2 क्लासेस में करवाई है, तो मैं आप लोग को उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख सकते हो। ओके, तब तक के लिए आप अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। ओके, प्लीज़ लाइक करना, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और बेल आइकन को दबा देना गाइस, ताकि जो मेरी न्यू क्लासेज आती है वो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास चली जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।